शुरू करने वाले हैं क्लास 7 की एनसीईआरटी जो कि पॉलिटी की है। तो चलिए आज हम इसका पहला चैप्टर देखने वाले हैं जिसका नाम है समानता। हमने समानता के बारे में क्लास 6 की किताब के चैप्टर लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों के बारे में पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हमने समानता को देखा था। उसमें हमने लोगों की भागीदारी, संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान, समानता और न्याय के बारे में पढ़ा था। आज हम समानता को एक अलग चैप्टर के रूप में देखेंगे। जो समानता होती है वह लोकतंत्र की एक विशेषता होती है और लोकतंत्र के सभी पहलू इससे प्रभावित होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मताधिकार की समानता। मताधिकार की समानता से मतलब ये होता है कि जितने भी वयस्क होते हैं वो सभी मत देने का अधिकार रखते हैं। और लोकतांत्रिक भारत में के अंतर्गत ऐसा होता है लोकतांत्रिक भारत में कि हर कोई वोट देने का अधिकारी है, वह चाहे कोई भी हो, उसका धर्म, जाति, रंग, भेद कुछ भी हो और उसकी आर्थिक स्थिति चाहे कैसी भी हो। यदि वह 18+ आयु रखता है तो वह मत देने का अधिकारी है। इसे हम सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के नाम से जानते हैं। यह जो विचारधारा है यह समानता के विचार पर आधारित है। एक वोट का हकदार और सभी जो वयस्क होते हैं जो वोट डालने जाते हैं, वह चाहे बड़ा हो बूढ़ा हो, मतलब 18+ जो भी हो, सभी का वोट एक बराबर होता है। सभी के वोट की वैल्यू एक बराबर होती है, चाहे वह कोई नेता हो या साधारण इंसान हो। अब हम देखेंगे अन्य प्रकार की असमानताएं, क्योंकि हम समानता को तभी ठीक ढंग से समझ सकते हैं जब हमें पूरी तरह से असमानताओं के बारे में पता हो। हमें पता हो कि हमें कहाँ समानता के लिए अधिकारों को लागू करना है। सबसे पहले मताधिकार में समान, जो दैनिक जीवन और कार्य करने की स्थितियां समानता से बहुत दूर होती हैं। एक तरफ से मताधिकार का जो अधिकार होता है उसमें सभी लोग एक समान होते हैं, लेकिन सभी के दैनिक जीवन और कार्य करने की स्थितियां समान नहीं होती हैं। उसके बाद में निर्धनता होने के अतिरिक्त अन्य भी कारण होते हैं असमानता के। अगर मैं कुछ वास्तविक घटनाओं के बारे में बताऊं जो कि असमानता पर प्रकाश डालते हैं, तो उसमें सर्वप्रथम आता है जातिगत व्यवस्था। गांव में ही आप बचपन से देखते होंगे और गांव में भी सबसे ज्यादा जातिगत व्यवस्था चलती है, क्योंकि अब तक ऐसी पूर्व धारणाएं बनी हुई हैं कि केवल गांव में ही ये जातिगत धारणाएं चलती हैं, लेकिन शायद शहरी लोग इसको नहीं मानते। लेकिन उच्च शिक्षा प्राप्त शहरी भारतीयों के दिमाग में भी जाति कितनी महत्वपूर्ण है आप इन सारे उदाहरणों से देखेंगे। बल्कि जो दलित बच्चे होते हैं वो स्वयं को निचली जातियां अपने आप को संबोधित करते हैं निचली जातियों के नाम से। वे स्वयं को कुचला हुआ, टूटा हुआ बताते हैं। पहले भी भेदभाव होता था और अब भी। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारा संविधान लागू हो गया है तो जो असमानताएं हैं वो खत्म हो चुकी हैं और जो भेदभाव है वो नहीं किया जाता। पहले भी भेदभाव किया जाता था और अब भी भेदभाव किया जाता है। इसको हम देखेंगे ओम प्रकाश वाल्मीकि, जो कि एक प्रसिद्ध दलित लेखक हैं, उनकी खुद की आत्मकथा से। उनकी आत्मकथा का नाम है झूठन। उन्होंने इसमें बताया कि जब वे स्कूल में पढ़ते थे तो सरकारी स्कूल था, स्कूल में उनके साथ भेदभाव किया जाता था। दूसरों से दूर बैठना, उन्हें जमीन पर बिठाया जाता था, वो भी सबसे पीछे। बिना कारण उनकी पिटाई की जाती थी और उन्हें उनसे जो ग्राउंड की सफाई की करवाई जाती थी, और उस सफाई में खूब लंबा चौड़ा ग्राउंड था, उसमें उन्हें पानी तक पीने की परमिशन नहीं थी। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। जो शिक्षक थे वह इस कार्य को तब तक करते रहे जब तक उनके पिता को यह पता नहीं चला। ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता ने जब शिक्षकों से साहसपूर्वक बातचीत की तब उन्होंने उस कार्य को उनसे रोका। अगर हम दूसरी कहानी को देखें जो कि एक वास्तविक घटना पर आधारित है, तो उसका नाम है श्री और श्रीमती अंसारी की कहानी, जिन्हें किराए पर एक मकान चाहिए था और उनको कोई देने को तैयार नहीं था। क्योंकि उनका सरनेम सुनने के बाद वह निचली जाति से बिलोंग करते थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो उच्च जाति के लोग हैं वे निम्न जातियों को बहुत ज्यादा निम्न मानते हैं। अब इन दोनों कहानियों से हमें क्या पता चलता है? ये जो दोनों कहानियां हैं वह मानवीय गरिमा और मूल्यों को ठेस पहुंचाती है। कुछ के साथ असमानता का व्यवहार किया जाता है क्योंकि उनका जन्म किसी जाति, लिंग या धर्म से में हुआ होता है। वह किस वर्ग से आते हैं वह इस चीज को ज्यादा मान्यता देते हैं।
दो परिवारों के साथ यह जो असमानता का व्यवहार हुआ, जो कि मैंने आपको दोनों कहानियां ऊपर बताई, ओम प्रकाश वाल्मीकि और श्रीमती अंसारी की, उनके साथ जातिगत और धर्मगत कारणों से असमानता का व्यवहार हुआ। ये जो असमानता का व्यवहार है, ये सम्मान को ठेस और गरिमा को ठेस पहुंचाता है किसी भी व्यक्ति के। लेकिन आज जो हमारा संविधान है वह इन दोनों की स्वयं अपने जो अधिकार के माध्यम से इनकी रक्षा करता है। भारतीय लोकतंत्र में समानता की बात करें तो यहाँ सभी समान हैं, चाहे कोई भी हो। लेकिन इसके बावजूद भी हम यह नहीं कह सकते हैं कि असमानता खत्म हो चुकी है। लेकिन अब भेदभाव व दुर्व्यवहार से रक्षा हेतु कानून है, जो कि पहले नहीं थे। पहले जिसका मन आया वो किस भी तरह का व्यवहार किसी के भी साथ कर देता था। लेकिन आज किसी को उसकी जाति पर कमेंट करने के लिए भी हम जेल डलवा सकते हैं। ऐसे कानून हैं जो किसी के व्यवहारिक रूप से उस पर कमेंट करने, उसकी जाति, उसके भेदभाव, किसी भी तरह का उसके साथ भेदभाव करने के लिए अधिकार उस इंसान को दिए हुए हैं। ये जो समानता है, संवैधानिक प्रावधानों में देखें तो यह निम्नलिखित तरीके से सामने आता है। कानून दृष्टि में हर कोई समान है। किसी भी आधार पर कोई किसी से भेदभाव नहीं कर सकता है। सार्वजनिक स्थान पर हर कोई जा सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल उच्च जाति के जा सकते हैं, केवल निम्न जाति के जा सकते हैं। अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए सरकार ने कई कदम उठाए और कानूनों का भी निर्माण किया। दो तरीके से समानता अधिकार लागू किए जाते हैं, एक बाई लॉ और दूसरा सरकार की योजनाओं व कार्यक्रम के माध्यम से। अब सरकार के जो कदम है उनके बारे में अगर हम देखें तो सरकार ने शुरू किया मध्याह्न भोजन की व्यवस्था। यह सर्वप्रथम हमने तमिलनाडु में शुरू किया था, तमिलनाडु सरकार ने। तो 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी को शुरू करने के लिए आदेश दिए, जिससे जो विद्यार्थियों की संख्या थी नियमित स्कूल आने की, उनमें एक सुधार आया। असमानता का जो कारण है अगर हम देखें तो उसका मुख्य कारण होता है हमारा दृष्टिकोण, जिसमें धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है। और हम ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि धीरे धीरे परिवर्तन नहीं आ रहा, क्योंकि अब धीरे धीरे जैसे जैसे हम पश्चिमी सभ्यता की ओर बढ़ रहे हैं, हमें अनेक चीज ऐसी हैं जो सभी को साथ लेकर चल रही हैं। आज धीरे धीरे शहरों में ये सब चीज खत्म होने लगी है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के दृष्टिकोण में बदलाव न होना भी इसका मुख्य कारण है कि असमानताओं का व्यवहार आज भी किया जाता है। प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है। इसको हम सतत संघर्ष इसलिए बोलते हैं क्योंकि जिसमें व्यक्ति और समाज दोनों को ही अपना सहयोग देना पड़ेगा। यदि समाज इस चीज को आगे बढ़ाए और व्यक्ति इस चीज से पीछे हटे तो यह सतत संघर्ष जो समानता स्थापित करने के लिए है वह प्रयास असफल हो जाएगा। इसके लिए व्यक्ति और समाज दोनों को सहयोगरत और संघर्षरत रहना पड़ेगा, जिससे भारतीय लोकतंत्र में समानता के मूल्यों को अच्छी तरह से स्थापित कर पाएंगे। आज हमने चैप्टर 1 को पूरा कर लिया है। इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 देखेंगे।